हेट क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लोग आज पावर में हैं, ये बीजेपी वाले, इनको लगता है कि भाई इसी से इनकी सियासत चलेगी और इसी के आधार पर इनकी सियासत चल रही है। और दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो क्राइम डिपार्टमेंट है, जिसमें पुलिस और जुडिशरी दोनों आती है, उसमें इन हेट क्राइम्स के लिए करीब करीब किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। जब लोगों को ये लगने लगता है कि भाई हम बिल्कुल इम्प्यूनिटी से छाती ठोक कर ये सब कर सकते हैं और हमको कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब फिर उनका हौसला और बुलंद होता है और बढ़ता है। तो हमको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमको सिविल सोसाइटी की तरफ से पहली तो ये कोशिश करनी है कि ये जो कम्युनलाइज और पोलराइज करने का जो सिस्टम बन गया है भाजपा वगैरह का, कि भाई इसके ही आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव करने की जरूरत है। अब इसको काउंटर प्रोडक्टिव करने के लिए सिविल सोसाइटी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन बहुत जबरदस्त बनानी पड़ेगी, पब्लिक मूवमेंट भी इसके खिलाफ सड़कों पर दिखना पड़ेगा, तब जाकर इसको काउंटर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। बाकी तो खैर हम जानते हैं कि जिन जिन देशों में इस तरह की सियासत हुई, जैसे इजराइल में आजकल चल रही है, पहले हिटलर ने करा, हिटलर का क्या हश्र हुआ हम जानते हैं, इजराइल का क्या हश्र हो रहा है ये भी हम जानते हैं। हिंदुस्तान भी किस तरह से नीचे, जैसे जैसे ये सियासत बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदुस्तान हर इंडेक्स पर नीचे गिरता जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये चीज लोगों के जहन में पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि धीरे धीरे करके हम इसको पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव बना सकें। दूसरी बात, हम लोगों को पूरे देश में एक एक्टिविस्ट लॉयर्स की जमात पैदा करने की जरूरत है, जो कि इन हेट क्राइम्स को बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करें, खासकर अगर उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग, एमपीज, मिनिस्टर्स, मीडिया के लोग या पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, उनको परस्यू करना बहुत जरूरी है। एफआईआर रजिस्टर करवाएं, उसके लिए कोई कसर ना छोड़ें। मैं जानता हूं कि आजकल न्यायपालिका की भी हालत बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी अगर बहुत जोर लगाया जाए तो एफआईआर भी रजिस्टर होती है। अगर आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएं तो मैजिस्ट्रेट से कई बार ऑर्डर भी हो जाता है, पुलिस अगर नहीं भी रजिस्टर, तो उसको बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं कि एक तो मैं एपीसीआर को बधाई देता हूं, उनसे ये कहता हूं कि इसमें थोड़े और कॉलम्स ऐड हो जाने चाहिए, इनका जो इंफॉर्मेशन फैक्ट शीट है। और दूसरी बात, हम लोगों को सिविल सोसाइटी की तरफ से गहराई से सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, कैसे सड़कों पर मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसके बगैर और कैसे हम लोग एक जमात वकीलों की, पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स की बना सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी के लिए, बाकी के सिटीजन्स के लिए, जो इस डेटा को लेके और ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके आगे चल के एडवोकेसी, आगे चल के अकाउंटेबिलिटी के लिए काम कर पाएंगे। तो ये एक जो मॉनिटरिंग करने का जो काम है वो बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू किया जब ये हेट स्पीचेस और हेट क्राइम्स हो रहे थे। पीयूसीएल भी उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीयूसीएल महाराष्ट्र की यूनिट 2022 से ये मॉनिटरिंग कर रही है, जब श्रद्धा वालकर का केस हुआ नवंबर 2022 में, और उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा हेट स्पीच रैलीज जो है महाराष्ट्र में हुए। इसको लेके हम केसेस कोर्ट भी लेके गए और 2023 में महाराष्ट्र सबसे पहला रैंक स्टेट था हेट स्पीचेस के लिए। सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए
और उनमें से बहुत सारे हेट स्पीचेस जो है वो हेट क्राइम इवेंट्स के साथ कनेक्टेड थे। जैसे एक बहुत उदाहरण का एक अगर उदाहरण दूं तो जो सातारा में जो कम्युनल वायलेंस का इवेंट हुआ, जहाँ पे एक 30-year-old मुस्लिम इंजीनियर है, उसका लिंचिंग हुआ, वो वहां पे होने वाले सातारा सांगली डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हेट स्पीचेस जो है उसके ऊपर ट्रिगर हुआ था। और वो जो हेट स्पीच वहां पे हुए थे उसमें जो मॉब्स इन्वॉल्व थे या जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, वही मॉब्स और लीडर्स ये लिंचिंग के इवेंट में और मॉस्क में जो वैंडलिज्म हुआ उसके इवेंट में इन्वॉल्व थे। तो ये जो हेट स्पीच है और कम्युनल प्रोपेगेंडा है, उसका बहुत बड़ा एक लिंक है जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे उसके अंदर, और बहुत सारे ये हेट क्राइम इवेंट्स को हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो ये जो आज वेबसाइट लॉन्च हुई है और ये जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल किया गया है जिसमें डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या पर्टिकुलर्स है वो हेट स्पीच इवेंट के, हेट क्राइम जब हुआ तो उसके पर्टिकुलर्स क्या है, उससे हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें एक्शन लेना है एज सिटीजन्स, एज सिविल सोसाइटी। तो ये एक हमारे लिए एक मौका है और काम करने का। तो it's a very very important contribution, and I think we'll all have to take advantage of it. It doesn't stop here. This is not just to inform everybody, but this is in order to make us take action, and this is a time for action. That's one of the things that I wanted to say. It's really important for us as civil society, as citizenry, to take action, because we are not seeing the police, we are not seeing the government, we are not seeing the judiciary take any action on hate speech and hate crimes. I think the earlier speakers have already spoken about it. उन्होंने बताया है कि जुडिशरी में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो केस डिस्पोज ऑफ किया है, PUCL भी एक इंटरवीनर था उस केस में, जो कुर्बान अली साहब, शाहीन अब्दुल्ला, बहुत लोगों ने रिट पिटिशंस फाइल किए थे, और उसमें हमने भी सबमिशंस डाले थे गाइडलाइंस के लिए। और जहाँ जैसे शक्ति वाहिनी के गाइडलाइंस है जो इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए थे, उसी के तौर पे प्रिवेंटिव, रेमीडियल और प्यूनिटिव मेजर्स तीनों की मांग की गई थी। भी हेट स्पीच जो है, जैसे मैंने कहा, वो एक जड़ है हेट क्राइम्स का, वो हम सब जानते हैं। माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ बहुत टाइम से हम हेट स्पीच सुनते आ रहे हैं, और उसकी वजह से एक नफरती माहौल भी पैदा हुआ है। ये हेट स्पीच के जो केसेस है रिपीटेडली हो रहे हैं, और वो सेम जो पॉलिटिकल लीडर्स है, सेम मिनिस्टर्स है, वो रिपीटेडली कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में एक जो मांग की गई थी कि जो लोग ये हेट स्पीचेस कर रहे हैं, जैसे अगर हम देखें, काजल हिंदुस्तानी ने, जैसे IHL का रिपोर्ट था, इंडिया हेट लैब का, 2023 में 34 हेट स्पीचेस किए थे। और तो जब उसका पहला हेट स्पीच हुआ तो उसके बाद उसको दूसरा या तीसरा या चौथा हेट स्पीच क्यों करने दिया, राइट? उसको प्रिवेंट क्यों नहीं किया गया? तो उसके लिए एक मांग की गई थी कि प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, जिसमें अगर कोई कंटिन्यूअसली हेट स्पीच कर रहा है तो उनको आगे चल के वही प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केस में देखें तो इंटरिम ऑर्डर्स पास किए गए थे, जिसमें वीडियोग्राफी का डायरेक्शन दिया गया था, स्पेसिफिकली बॉम्बे के एक इवेंट को लेके। साथ ही में प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोला गया था कि अगर ऐसा लगे कि ये लोग हेट स्पीच करने वाले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए। साथ ही में कुर्बान अली जी ने बोला कि सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का जो डायरेक्शन दिया गया था, ये सब को साइड पे रख के उन्होंने ये पूरा केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि एक तो बात है लॉ की, कि हम हमारे यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, हमारे यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। तो वो एक चीज है, लेकिन साथ ही में हेट स्पीच को लेके जो हमारा लॉ है, ओके, वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे नहीं बनाया गया है। इसीलिए सब बोल रहे हैं कि हेट स्पीच के लॉ को फाइन ट्यून करने की, उसकी गाइडलाइंस के होने की जरूरत है। लेकिन
जो सबसे बड़ा हर्डल एज लॉयर्स हम लोग फेस कर रहे हैं कि जहां पे एफआईआर भी रजिस्टर हुई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, वहां पे स्टेट सैंक्शन नहीं देता है वो केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, वो स्टेट सैंक्शंस नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए कोई भी केस में केसेस आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हेट स्पीच का लॉ जो आज के तारीख में है, उसमें स्टेट अगर सैंक्शन देगा तो ही कोर्ट वो केस को सुन सकता है। और ये महाराष्ट्र में एक भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ ये स्टेट सैंक्शन नहीं हुआ है। तो ये सारे एरियाज पे हमको काम करने की जरूरत है। मेरा टाइम कंक्लूड हो गया है, तो मैं बस इतना कह के बस ये कहना चाहूंगी कि हम सबको अब मिलके हमारा काम ज्यादा बढ़ाना होगा। और ये जो एपीसीआर ने डेटा हमारे लिए प्रस्तुत किया है, हमें पता है इससे ज्यादा बहुत सारे केसेस है, लेकिन ये भी जो इतने केसेस जो हमें बाहर आ रहे हैं, उन सब पे हमको इंडिविजुअली काम करने की जरूरत है और हम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारा बस काम बढ़ता रहे, एंड आई होप वी टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। थैंक